ये जो रात गुजरी है वो इस्राइल और अमेरिका पर कयामत की रात थी। तेल अवीव का आसमान थर्रा रहा था और खाड़ी में जितने भी अमेरिकी सैनिक बेसेस हैं उस पर लगातार ईरान हमला कर रहा था, जिसका मतलब क्या हुआ? ईरान ने जो वादा किया है वो पूरा कर रहा है और अमेरिका ने जो दावा किया था ईरान के बारे में वो सरासर झूठ था। ईरान ने क्या कहा था कि गुजरते लम्हों के साथ आने वाले दिनों में हम अपने मिसाइल हमले तेज करेंगे, हम निहायत ही फोकस्ड अंदाज में हमला करने वाले हैं। और अमेरिका ने क्या कहा था कि ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो गई है, 90% मिसाइलें खत्म हो गई हैं। मगर हो क्या रहा है दोस्तों? ट्रंप अपने ही मंत्रियों पर दोष मढ़ रहे हैं कि इनके कहने पर मैंने ईरान पर हमला किया, इनके कहने पर मुझे यह लगा कि ईरान जो है हम पर और इस्राइल पर हमला कर सकता है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि इस वक्त शैतान मंडली में साफ तौर पर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, तेहरान में भी खौफ की रात थी। वहां के लोग कह रहे थे कि हमारे दिल थर्रा रहे थे। और बात वहां नहीं रुकती, बाकायदा 10,000 सिविलियन साइट्स जहां लोग रहते हैं, औरतें बच्चे रहते हैं, उसकी लिस्ट ईरान ने जारी की है, जहां अमेरिका और इस्राइल लगातार हमले कर रहे हैं। क्योंकि कल की रात तेहरान पर भी भारी थी। मगर सबसे पहले आपके सामने अल जजीरा की एक खबर, जिसमें आप ईरानी मिलिट्री का जलवा देख सकते हैं। यहां पर अल जजीरा यह दावा कर रहा है, द इरानियन मिलिट्री रिलीज फुटेज ऑफ मिसाइल लॉन्चेस फ्रॉम व्हाट इट डिस्क्राइब्ड एज अ वेव ऑफ हेवी मल्टी वॉरहेड प्रोजेक्टाइल्स टारगेटिंग इराक, बहरीन एंड इजराइल. Interceptions were seen in the skies over Israel, though reports have emerged of a hit on Tel Aviv. यानी कि तेल अवीव में कई ठिकानों पर ईरानी मिसाइल आकर गिरी हैं। देखिए अल जजीरा का ये फुटेज। और यही नहीं दोस्तों, ईरान बहुत ही खास अंदाज में इस जंग को अंजाम दे रहा है। आप इस मिसाइल को देखें। आप जानते हैं इस मिसाइल पर क्या लिखा हुआ है? इस मिसाइल पर लिखा हुआ है कि एप्स्टीन के जो पीड़ित थे, यह मिसाइल उनके नाम है। आपको याद होगा दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन दुराचार किया था। बात वहां नहीं रुकती। उस जेफरी एप्स्टीन के साथ आप जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की कितनी तस्वीरें हैं। और अभी हाल ही में एक एप्स्टीन फाइल्स में इस बात का दावा किया है, जिसे ट्रंप खारिज करते रहे हैं, कि 15 साल की एक लड़की के साथ ट्रंप जबरदस्ती करना चाहते थे और जब उस लड़की ने मना किया तो ट्रंप ने उसके सिर पर चोट की थी। जी हां, हालांकि ट्रंप इस दावे को खारिज करते रहे। इसलिए अब इस मिसाइल को आपको नई निगाह से देखने की जरूरत है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो एप्स्टीन के पीड़ित थे, यह मिसाइल उनके नाम पर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ईरान किस तरह से युद्ध लड़ रहा है। और जहां तक तेल अवीव का आसमान दोस्तों, तेल अवीव का आसमान कल थर्रा गया। मैं आपको यह भी बतला दूं, तेल अवीव से खबरें बाहर आना बहुत मुश्किल है, वीडियोस लेना एक किस्म का गुनाह है। इसके अलावा जो अंदर मिलिट्री कार्रवाई चल रही है उसको लेकर भी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जो हैं खबरें नहीं कर पा रहे हैं। मगर मैं चाहता हूं कि आप देखें कि तेल अवीव के आसमान पर कल रात, यानी जो बीती रात है, वो क्या हो रहा था। दोस्तों, जो कार्यक्रम मैं आपके सामने कर रहा हूं, आपको उसके मायनों को समझना पड़ेगा। जो रात गुजर जाती है, और जाहिर सी बात है, सुबह यह आपको जानने का अधिकार है, यह जानने का हक है कि क्या हुआ इस जंग में। मैं आपके सामने पूरे फैक्ट्स के साथ, पुख्ता सबूत के साथ, झूठ नहीं, पुख्ता सबूत के साथ
जो फैक्चुअल जानकारी है, जो सही वीडियोस हैं, वो पेश करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे दर्शकों को सच जानने का अधिकार है। और बात वहां पर नहीं रुकती। इंतजार कीजिएगा, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी बातचीत हुई है, और इस बातचीत के क्या मायने हैं मैं आपको कुछ देर बाद समझाना चाहता हूं। मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो हमले हो रहे हैं, इस पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची क्या कह रहे हैं, इस पर गौर फरमाया जाए। उन्होंने फ्रांस 24 की एक खबर का हवाला दिया है। वो खबर क्या कहती है कुछ देर बाद, मगर अब्बास अरागची का यह बयान। अब्बास अरागची यहां यह कह रहे हैं कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि आप देखें कि ईरान के लिए जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो इस्राएल को किस तरह से सजा दे रहे हैं। हमारे आदमी और औरतें जमीन पर लगातार इस्राएल पर कहर बरपा रहे हैं, हमारी मिसाइल्स उन पर हमले कर रहे हैं, वहां के नेता घबराए हुए हैं, वहां के एयर डिफेंसेस पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि फ्रांस 24 की किस खबर का जिक्र यहां पर अब्बास अरागची कर रहे हैं। आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों, यहां दावा अब्बास अरागची किसी इरानियन न्यूज एजेंसी का नहीं कर रहे हैं, यहां पर दावा किया जा रहा है फ्रांस 24 की खबर का। और इंतजार कीजिएगा, बीबीसी ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले फ्रांस 24 की यह खबर जिसका जिक्र अब्बास अरागची कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। इस्राएल की सेना ने यह प्रतिबंध लगा दिया है कि जब मिसाइल या ड्रोन आने की चेतावनी के लिए सायरन बजते हैं, तब इस्राएल के आसमान यानी स्काईलाइन का लाइव प्रसारण नहीं दिखाया जाएगा। युद्ध की शुरुआत में मीडिया कवरेज का बड़ा हिस्सा यह दिखाना होता था कि एयर डिफेंस सिस्टम आने वाली मिसाइलों को कैसे रोक रहा है। जून 2025 में इस्राएल ईरान युद्ध के दौरान भी टीवी पर यही दृश्य अक्सर दिखाए जाते थे, लेकिन अब ऐसी फुटेज दिखाना मना कर दिया गया है। सेना ने यह भी प्रतिबंध लगाया है कि सुरक्षा से जुड़े ठिकाने या उनके आसपास मिसाइल गिरने के वीडियो फिल्मिंग नहीं किया जा सकता। हालांकि नागरिक इलाकों में हुए नुकसान की रिपोर्टिंग की अनुमति है, लेकिन उसमें सटीक लोकेशन बताना मना है। फर्क क्या है दोस्तों, जो 12 दिन की जंग चली थी जून में, बाय द वे जंग को 12 दिन हो गए हैं, और इस वक्त अमेरिका जंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। जंग को 12 दिन हो गए हैं। इरानियन कमांडर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम इस्राएल और अमेरिका के साथ 10 साल तक यह जंग को जारी रखने के लिए तैयार हैं। मगर सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कह रहा था, जून 2025 में क्या हो रहा था? जून 2025 में मीडिया आपको इस्राएल के अंदर जो ईरानी मिसाइल जा रही थी वो सारा फुटेज दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि इजरायली डोम उसे रोक पा रहे थे। ईरानियन मिसाइल उस वक्त कोई ज्यादा तबाही नहीं मचा रहे थे। अब इस सब पर रोक लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, ईरानी मिसाइल जो हैं वो तेल अवीव में गिर रही हैं, तेल अवीव में तबाही मचा रही हैं। कई वीडियोस सामने आ रही हैं जहां पर बिल्डिंग्स नेस्तनाबूद हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। मगर स्वाभाविक सी बात है कि इस्राएल नहीं चाहता कि वो खबर आप तक पहुंचे। बहरहाल बीबीसी क्या कह रहा है, गौर फरमाएं एक एक शब्द पर। तेल अवीव की हालत बहुत खराब है। इस्राएल में आंशिक लॉकडाउन जैसा माहौल है। ईरान के हमलों के डर से सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं और लोगों के लिए स्थिति अब काफी मुश्किल और असहनीय होती जा रही है। यहां तक कि हिजबुल्लाह की बड़ी मिसाइलें भी तेल अवीव में गिर रही हैं, लेकिन कई बार सायरन भी नहीं बज रहे, जो पहले कभी नहीं हुआ। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और सबसे बड़ी बात, एरबिल और मनामा ये 2 अमेरिकी बेसेस हैं दोस्तों। ये 2 अमेरिकी बेसेस हैं जहां पर ईरान बीती रात लगातार हमला कर रहा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, फॉक्स न्यूज क्या कह रहा है। फॉक्स न्यूज की इस खबर के मुताबिक इस वक्त जो ईरान हमले कर रहा है, किसी को इजाजत नहीं कि वो दिखा सकें कि तेल अवीव में कितनी तबाही मच रही है। फॉक्स न्यूज ये दावा कर रहा है। आइए देखते हैं खुद फॉक्स न्यूज, जो इजराइल के अंदर सेंसरशिप चल रही है, उस पर क्या कह रहा है, सुना जाए। To the break here, we have sirens in Tel Aviv. Let's go back to correspondent Nate Foy, who is on the ground there. Hi, Nate.
Hey, Martha. So, yeah, as you can hear, the sirens are going off here in Tel Aviv, something that we've seen several times throughout the entire day. And what we could see here momentarily are interceptor missiles fired off. We have seen it right over my shoulder several different times. Again, Iran continues to show an offensive capability, launching missiles at central Israel. We have one interceptor over my shoulder right now. We can't show you because we can't show landmarks, Martha. और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, IRGC के एक कमांडर ने कल ही चेतावनी दी थी कि हम किस कदर कहर बरपाने वाले हैं और जो वादा किया गया था वो पूरा किया गया। करीब 30 सेकंड का उनका ये बयान सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, सुना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। پیام ما به دشمن این است: همچنان آتش پرهج بر سر شما خواهد بارید. درگیری صهیونیست‌ها هنگام فرار از فرودگاه بنگوریون واقعیت شرایط وخیم و اسفناک رژیم ناتوان را نشان می‌دهد. لحظه به لحظه عرصه بر شما تنگتر و تنگتر خواهد شد و فرار به پناهگاه‌های تنگ و تاریک بیش از این عادتتان خواهد شد. मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप सुने कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू में क्या कहा। उनका कहना था कि अमेरिका और इसराइल ने समझा था कि यह युद्ध 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। उनकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म वॉर की नहीं थी। मैं आपको अब्बास अराक्ची का यह बयान दिखाऊंगा और आप खुद फैसला कीजिए क्या यह चेहरा एक ऐसे शख्स का है जो ये युद्ध हार रहा है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता दोस्तों कि तेहरान में व्यापक तबाही मच रही है और वो तबाही मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगा। मगर आप सुनिए अब्बास अराक्ची क्या कह रहे हैं और वो जो तमाम बातें कह रहे हैं उसका हिंदी में अनुवाद भी मैं आपको दिखाता रहूंगा। सुना जाए। They thought that in a matter of 2 or 3 days they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. So I believe that option, plan A was a failure, and now they are trying other plans, but all of them have failed as well. And I don't think they have any realistic end game in their mind, because we are seeing some sort of a chaos in their sayings, in their actions. They have just started to attack. एक बार फिर बता दूं अब्बास अराक्ची यहां क्या कह रहे थे। अमेरिका को लगा था कि 2-3 दिनों में ही वो सरकार बदलवा देंगे और जल्द साफ जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन वे नाकाम रहे। मेरे हिसाब से उनका प्लान ए पूरी तरह से फेल हो गया है। अब वे दूसरे प्लान आजमा रहे हैं, लेकिन वो कभी काम नहीं कर रहे। मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई साफ या व्यावहारिक रणनीति है। और यही बात ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम 6000 साल पुरानी सभ्यता है, तुम हमें क्या बर्बाद करोगे। सुनिए मसूद पेजेश्कियां ने इस बयान में क्या कहा आपके स्क्रीन पर। ईरान कम से कम 6000 साल पुरानी सभ्यता का वारिस है। इतिहास की इतनी परीक्षाओं के बावजूद कोई भी ताकत कभी इस नाम को नहीं मिटा पाई। जो लोग ये सोचते हैं कि वे ईरान को खत्म कर सकते हैं, उन्हें इतिहास की कोई समझ नहीं है। हमलावर आते रहे और चले गए, लेकिन ईरान हमेशा कायम रहा। और इस बात को अब भारत भी समझ रहा है दोस्तों। अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर बात की है और करनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तब इस बात पर लोगों की निगाह होगी कि कौन उन लोगों के साथ खड़ा था जिन्होंने बेवजह इस जंग की शुरुआत की, यानी इजराइल और अमेरिका, और कौन ईरान के साथ खड़ा था। भारत इस वक्त कहीं ना कहीं इस्राइल की तरफ झुका हुआ जरूर है, मगर वो तालमेल बिठाने की कोशिश भी कर रहा है। क्योंकि हकीकत यह दोस्तों कि भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसके रिश्ते इस्राइल से भी अच्छे हैं। पारंपरिक तौर पर ईरान के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। ये जो बातचीत हुई है उस बारे में हमें क्या जानकारियां मिल रही हैं, गौर फरमाया जाए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की। मध्य पूर्व में संघर्ष शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह तीसरी बातचीत है। दोनों देशों के बीच बातचीत ऐसे समय हुई है जब होर्मुज स्ट्रेट में
तेल की सप्लाई लगभग बाधित हो गई है और इससे कई देशों की चिंताएं बढ़ी हैं। ईरान के अलावा एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वादेफुए और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो यन से भी बात की और मध्य पूर्व में तेजी से बदल रहे हालात पर चर्चा की। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरान के विदेश मंत्री अरागची के साथ जारी संघर्ष से जुड़े ताजा घटनाक्रम पर विस्तार से बात हुई। हमने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। ईरान में मुश्तबा खामेनी को नया सर्वोच्च नेता घोषित किए जाने के बाद दोनों विदेश मंत्रियों के बीच पहली बातचीत थी। उनके पिता आयतुल्लाह अली खामेनी की कुछ दिन पहले अमेरिका और इस्राएल के एक हमले में मौत हो गई थी। दोस्तों, अमेरिका और इस्राएल में साफ तौर पर बौखलाहट को महसूस किया जा सकता है। कल ही मैंने आपको अपने मंच पर बताया था डोनाल्ड ट्रंप के झूठ। वो ये तक झूठ बोल रहे थे कि खुद ईरान ने अपने एक स्कूल पर हमला कराया, वो भी टॉमाहॉक मिसाइल से। अब आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया भर में कम से कम ईरान एक ऐसा देश है जिसके पास टॉमाहॉक मिसाइल नहीं है। अगर ईरान, इस्राएल और अमेरिका की बात की जाए तो टॉमाहॉक मिसाइल अमेरिका के पास है, ईरान के पास नहीं। मगर यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है और अब उन्होंने अपने ही मंत्रियों पर दोष मढ़ दिया है कि मेरे मंत्रियों ने कहा था कि ईरान हम पर हमला कर सकता है, इजराइल पर हमला कर सकता है, इसलिए मैंने युद्ध शुरू कर दिया। इससे ज्यादा कायरता की कोई और मिसाल नहीं हो सकती। सुनिए ट्रंप किस तरह से अपने ही मंत्रियों पर दोष मढ़ रहे हैं। The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. और जैसे कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ईरान घेरेबंदी कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस खबर पर निगाह डालिए। ईरान बिगिंस लेइंग ऑफ माइंस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि ईरान जो है वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। इस बारे में CNN क्या कहता है, गौर फरमाएं। अमेरिका खुफिया रिपोर्ट से जुड़े 2 लोगों के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में समुद्री माइंस बिछाना शुरू कर दिया है। यह दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा रास्ता है, जहां से दुनिया के लगभग 5वें हिस्से, करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। अभी तक माइंस बहुत बड़े स्तर पर नहीं बिछाई गई हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से सिर्फ कुछ दर्जनें मिसाइलें डाली गई हैं, लेकिन ईरान के पास अभी भी 80 से 90% तक छोटी नावें और माइंस बिछाने वाले जहाज मौजूद हैं। इसलिए वो चाहें तो इस रास्ते से सैकड़ों माइंस बिछा सकते हैं। CNN के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो अब पारंपरिक ईरानी नौसेना के साथ मिलकर इस जल डमरू मध्य को लगभग नियंत्रित कर रही है, के पास यह क्षमता है कि वो अलग अलग जगहों से माइन बिछाने वाली नावों, विस्फोटकों से भरी छोटी बोटों और तट से दागी जाने वाली मिसाइल बैटरियों का इस्तेमाल करके पूरे रास्ते को एक तरह के खतरनाक जाल में तब्दील कर दे। और CNN की इस खबर के मुताबिक अमेरिका भी कुछ बारूदी सुरंगों, या ये कहा जाए समुद्री सुरंगों को बर्बाद कर रहा है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, ईरान के लिए भी बहुत मुश्किल रात थी। अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक अल जजीरा ने वहां पर लोगों से बात की और वहां के लोग कह रहे थे कि हमारे दिल कांप रहे थे। और बात वहां नहीं रुकती। ईरान के एक और दावे पर गौर फरमाएं। उनका यह कहना है कि तेहरान सेज US Israel have hit nearly 10,000 civilian sites, यानी कि अमेरिका और इस्राएल ईरान के नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। और उसके पीछे की सामरिक सोच को देखिए, क्योंकि जब आपके नागरिक मरेंगे तो जाहिर सी बात है आप पर दबाव और ज्यादा बेतहाशा होगा। और यही वजह है कि अमेरिका और इस्राएल किसी भी तरह के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जंग को लेकर जो नियम होते हैं उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसलिए ईरान के लिए यह जंग मुश्किल है, मगर इस मंच पर मैं आपके सामने तमाम जानकारियां लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।